आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस लेसन नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इस लेसन में हम ज़्यादातर जो अपने घरों में या जो हम कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स हैं, वो किस फाइबर से बने हैं। इन फाइबर और फैब्रिक्स को हम लोग पढ़ेंगे कि किन फाइबर से कौन से फैब्रिक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बुझो won the first prize in science quiz competition held at their school। पहली और बुझो क्या है कि उनके स्कूल में एक साइंस कंपटीशन हुआ था, क्विज कंपटीशन। इसमें क्या है कि उनको फर्स्ट प्राइज मिलता है। दे वेर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाई क्लोथ फॉर देयर पेरेंट्स। अब क्या है कि पहली और बुझो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और इन्होंने ये निर्णय किया कि इनको जो प्राइज में पैसे मिले हैं, इस पैसे का वो क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदेंगे। ठीक है। When they saw a large variety of cloth materials, they got confused। और जब उन्होंने बहुत सारी वैरायटी देखी क्लोथ्स के, कि बहुत सारे मटेरियल के क्लोथ्स हैं, इनको देख कर क्या हुआ कि वो कंफ्यूज हो गए, वो दुविधा में पड़ गए कि वो कौन से क्लोथ्स खरीदें। उनको इनके बारे में जानकारी नहीं थी। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। शॉपकीपर ने, जो दुकानदार, और जिस दुकान में वो गए थे, तो उस दुकानदार ने उनको क्या क्या एक्सप्लेन करके समझाया उन्हें कि कुछ कपड़े क्या हैं कि कॉटन के हैं, सूती हैं, और कुछ क्या है सिंथेटिक्स हैं। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल। और उन्होंने बताया कि हमारे पास में वुलन मफलर और शॉल भी है। ध्यान दीजिएगा बात को कि क्या बता रहा है। उन्होंने बताया कि जो क्लोथ्स हैं या जो फैब्रिक्स हैं वो कॉटन है या कुछ सिंथेटिक है, उनके पास वुलन मफलर और शॉल भी है। अब ये वुलन, कॉटन, सिंथेटिक, ये सब क्या चीज़ें, फैब्रिक्स है। ठीक है, और ये अलग अलग फाइबर्स से बनते हैं। देयर वेर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल। और उनके पास में क्या, उस दुकान में सिल्क की साड़ियाँ भी थी। पहली एंड बुझो felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton saree. पहली और बुझो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और उनको क्या है कि इसको देख के कन्फ्यूजन को, कि इतना सारा फैब्रिक्स होता है, ये सब देख के इनको अचंभा हुआ था। और उन्होंने क्या है कि सभी को छू करके देखा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फाइनली उन्होंने ये तय किया कि एक वुलन मफलर लेंगे और एक साड़ी लेंगे। तो इन्होंने एक साड़ी और मफलर दुकान से ली। ठीक है, और वो वहाँ से चल देते हैं। After their visit to cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabric in their surroundings। तो ये जो इनका जो विजिट था क्लोथ शॉप पे, कपड़े की दुकान पे जो इनकी विजिट थी, इस विजिट के बाद बुझो और पहेली ने क्या है कि जो भी उनके आसपास इर्द गिर्द में जो भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के फैब्रिक्स थे, इन पर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल एंड डस्टर वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। जब उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि ये जितने भी वहाँ पे बेडशीट हैं, बेडशीट आप समझते ही हैं, ठीक है, चादर, कर्टेन, जो हमारे पर्दे होते हैं, टेबल क्लॉथ, टॉवल एंड डस्टर, जो झाड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं घर में डस्ट को। तो ये सारे चीज़ को इन्होंने जब ध्यान दिया, तो ये देखे कि इन्होंने देखा कि ये सारे अलग अलग फैब्रिक्स के बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और उन्होंने यहाँ तक नोटिस किया कि उनका जो स्कूल बैग या जो बोरियाँ थी, ये भी कुछ अलग ही प्रकार के फैब्रिक्स की बनी हुई हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वुल, सिल्क एंड सिंथेटिक। और उन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने क्या करना शुरू किया कि जो ये अलग अलग फैब्रिक्स थे, उनको ये इन्होंने पहचानना शुरू किया कि ये कौन कॉटन का बना हुआ है, कौन वूल का है, कौन सिल्क है, कौन सा सिंथेटिक है। इनको इन्होंने क्या करना, समझना, आइडेंटिफाई करना शुरू किया। यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। आप भी ऐसी फैब्रिक्स को अपने घरों में, जो आपके घर पे जो भी कपड़े इस्तेमाल होते हैं, क्लोथ्स इस्तेमाल होते हैं, इनको आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फैब्रिक किस फैब्रिक का है। ठीक है, कॉटन है, वूल है, सिंथेटिक है, सिल्क है, किस चीज़ का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ जाना कि ये थोड़ा सा समझाने के लिए आपको था कि फैब्रिक्स क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, क्लोथ्स क्या होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स। वैरायटी इन फैब्रिक्स का मतलब होता है वस्त्रों की विविधता, वैरायटी। फैब्रिक्स किसको बोलते हैं, वस्त्र, क्लोथ्स बोले, फैब्रिक्स बोले, है ना। तो इनकी वैरायटी, इनमें कितनी वैरायटियाँ होती है। एक्टिविटी 1, विजिट ए नियर बाई टेलर शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। कहीं भी आपके अगल बगल में जो टेलर शॉप है, जहाँ पे सिलाई का काम होता है, वहाँ पर जाइए और वहाँ से क्या है कि उन्होंने कतरन जो उन्होंने काट के और जो यूजलेस
कपड़े हैं जो वो छोड़ देते हैं, उनमें से कुछ को कलेक्ट कीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। और अब करना क्या है आपको कि उनको टच करके, फील करके महसूस करना है और उनको लेबल करना है कि कौन सा फैब्रिक जो है, कौन सा वस्त्र जो है वो कॉटन का है, सिल्क का है, वूल से बना है या सिंथेटिक से बना है। इसके लिए आप क्या है, टेलर की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आपको ये पता चला कि ये जो अलग अलग प्रकार के वस्त्र हैं ये किस चीज़ के बने हुए हैं, किन चीज़ों के बने हुए हैं, किस प्रकार के कपड़े से बनते हैं। ठीक है। When you look at any fabric, it seems a continuous piece. जब भी आप किसी कपड़े को देखते हैं तो ये आपको ऐसा महसूस होता है कि ये क्या है, एक बड़ा सा मैंने फुल एक कंटिन्यूस पीस है, नहीं एक बड़ा सा चादर सा मैंने पीस है जो कि बड़ा है। ठीक है। कहने का मतलब उसका कोई पार्ट नहीं है, एक लंबा चौड़ा कंटिन्यूस पीस है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। अब करना क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए कि वो जो फैब्रिक आपके हाथ में अगर रखा है आपने, तो उस जो भी कपड़ा है उस कपड़े को बहुत नज़दीक से देखिए। जब नज़दीक से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपको कुछ धागों को बुन करके इसको तैयार किया गया है। ये जो है कंटिन्यूस फैब्रिक नहीं है, इसमें क्या किया, अलग अलग धागों को, यानी धागों को जोड़ करके और उसको बुन करके क्या किया जाता है, फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं। Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and put it out. अब करना क्या है, आपने जो भी आपके पास एक्टिविटी 1 आपने किया, जो उस एक्टिविटी 1 में से क्या करना है कि एक कॉटन का फैब्रिक लेना है और उसको क्या करना है, लूज करना है, उसको ढीला करना है और उसका थ्रेड को, उसके धागा को जो है, सूत को, उसको खींचना है, एक किनारे को पकड़ के खींचना है। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी आपने जाड़े के टाइम में स्वेटर में हम लोग अभी पहनते थे तो किसी को छोर से एक धागा निकल जाता था, हम खींचते हैं तो वो क्या हो जाता है, धागा हमारे हाथ में सीधे आते चला जाता है और हमारा स्वेटर खुलता चला जाता है। यानी इसी प्रकार से शर्ट वगैरह, पैंट वगैरह भी कभी चोट लगने से, गिरने से फट जाते हैं, तो वहाँ से क्या है कि हम धागे को पकड़ के नोचते हैं तो हमारे साथ में क्या है, एक एक धागा हम खींच पाते हैं। तो वही करना है। तो ठीक है, दिस इफ ऑन लूज yarn are visible, you can generally pull one out with a pin or needle. अब जब आप इस तरीके से, जो आपको यहाँ फोटो दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है कि धागे को पकड़ के एक छोर से खींचा जा रहा है। इससे खींचने से क्या हो जाता है कि आपके हाथ में क्या है, सीधे सीधे जो सूत होता है, धागा होता है, वो आपके हाथ में आ जाता है। इसके लिए क्या आप क्या है, इसको निकालने के लिए पिन या नीडल का हेल्प भी ले सकते हैं। ओके। We find that a fabric is made up of yarn arranged together. What are these yarn made of? अब जो हमने प्रोसेस किया, इस प्रोसेस में जब हमने एक कपड़े का सिरा पकड़ करके और उसके एक एक धागे को हमने जब खींच करके सूत को बाहर निकाला, तो हमने देखा कि हमने ये पाया कि जो कपड़ा है, वो जो वस्त्र है, जो भी फैब्रिक है, वो क्या चीज़ से बना हुआ है, तो धागों को अरेंज करके, यार्न्स को अरेंज करके एक बड़ा सा क्लॉथ का पीस बना है। अब सवाल ये है कि ये तो हमको पता चल गया कि क्लोथ्स जो है वो यार्न को सही तरीके से बुन करके और उनको अरेंज करके क्लोथ्स बनते हैं। ठीक है। तो सवाल ये है कि व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ। अब जो ये यार्न्स है जिनसे क्लोथ्स बनते हैं, ये क्या चीज़ के बने होते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है। 3.25 एक्टिविटी 3, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फाइबर। अब करना क्या है कि आप एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें से एक सूत को, उसके एक कोने से एक सूत को निकालिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। अब जो धागा आपने निकाला है उसको टेबल पर रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। स्टिच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। करना अब क्या है कि जब आपने उसको टेबल पर रखना है, एक अंगूठे से, आपके एक हाथ के अंगूठे से एक तरफ का सिरे को दबाना है और दूसरे सिरे को अपने नाखून की मदद से स्ट्रेच करना है। ठीक है। और नखोड़ना बोलते हैं जिसे। ठीक है। उसको खुदरना है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड। क्या आपने ये महसूस किया, आपने देखा कि जिसके सिरे को आप नाखून से छील रहे थे, वो क्या हो जाता है, वो और ज़्यादा खुल जाता है, वो जो सूत है और खुल जाता है और अधिक क्या हो जाता है, पतले पतले रेशों में तब्दील हो जाता है। ठीक, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम। यू माइट हैव ऑब्जर्व समटाइम सिमिलर
व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल। और इस प्रकार की ये जो आपने एक्टिविटी करके इसके सिरे को देखा वो आपका लूज हो जाता है। तो इसको कभी जब आपने घर पर आपको किसी ने कहा होगा या आपको आवश्यकता पड़ी होगी और आपने सुई में धागा डालने की कोशिश की होगी, तो उस समय आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो निडल में आप जब धागे को डालते हैं तो उसका जो सिरा है वो बहुत पतले पतले रेशे उसमें से दिखाई देते हैं और आसानी से वो घुसता नहीं है, धागा उसके अंदर पिरो नहीं पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके एज को काटते हैं। तो आपने महसूस किया होगा उन क्या पतले पतले रेशों को। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। बहुत बार अक्सर ऐसा हुआ होगा, यानी कि वो जो उसका धागे का एक सिरा है वो बहुत सारे रेशों में मिला होगा आपको कि उसके एक सिरे का रेशा बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। और इस वजह से उसका एक सिरा जो है उसमें बहुत सारे रेशे होने की वजह से वो आपको क्या करता है, सुई में जो धागा आप डाल नहीं पाते हैं उसके इसी वजह से आपको बहुत सारी कठिनाई होती है सुई में धागे को डालने में। तो हम क्या करते हैं, उसको पतला करते हैं या फिर हम उसको काट देते हैं और तब हम उसके अंदर धागे को पिरोते हैं। द थिन स्ट्रैंड of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber। अब ये जो पतले पतले हमने रेशे देखे, ये जो पतले रेशे हैं, ये पतले रेशे और भी पतले पतले रेशों से मिलके बने हुए हैं। और ये जो और पतले रेशे हैं इन्हीं को हम फाइबर्स कहते हैं, राइट। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ yarn and yarn are further made up of fibers। फैब्रिक्स क्या चीज़ से बना होता है, तो हमने देखा कि फैब्रिक्स जो है, वस्त्र जो है वो सूत से बनता है, यार्न से बनता है। और यार्न क्या चीज़ से बनता है, फाइबर से बनता है, ठीक है, क्लियर। वेयर डू द फाइबर कम फ्रॉम। सवाल अब ये है कि ये फाइबर सब कहाँ से आते हैं। पहले हमने कपड़ा देखा, फैब्रिक देखा, फैब्रिक के बारे में जाना कि फैब्रिक कैसे बना है, तो फैब्रिक यार्न से बना हुआ है। ये हमको फाइंड आउट होने के बाद में हमने यार्न क्या चीज़ से बना ये देखा, तो वह फैब्रिक्स के बने हुए थे। अब यार्न के बारे में तो हमको पता चल गया कि ये यार्न कहाँ से आते हैं। अब हमको पता करना है कि फैब्रिक कहाँ से आते हैं, फाइबर्स कहाँ से आते हैं। द फाइबर of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plant and animals। और जो ये फाइबर्स हैं, कुछ फैब्रिक्स के, कुछ कपड़ों के जो फाइबर्स हैं जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, ये कहाँ से मिलते हैं हमको, प्लांट या एनिमल से। ये हमारे सोर्स हैं जहाँ से हमको फाइबर्स मिलते हैं इन फैब्रिक्स के लिए। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। अब ये इन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। किनको कहते हैं नेचुरल फाइबर, जो हमको प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है। जो फाइबर हमको प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। याद रखना ये बात को आप। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट देखा होगा आपने, जिससे बोरियां बनती है ना। तो ये कॉटन और जो जूट है ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, ये उन फाइबर्स का एग्जाम्पल है जो प्लांट से हमको मिलता है। वुल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। और वुल और सिल्क कहाँ से हमको मिलता है, एनिमल से मिलता है। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। उल हमको कहाँ से मिलता है, तो उल हमें भेड़ और बकरियों के फ्लीस से, उनके रोयों से मिलता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। उल कहाँ से आते हैं, तो शिप और गोट के अलावा ये हमें कैमल, याक और रैबिट के बालों से भी प्राप्त होता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क का जो फाइबर है वो फाइबर हमको कहाँ से मिलता है, तो वो फाइबर हमको सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है। इसके बारे में आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा, सिल्क वॉर्म कैसे काम करता है, आगे आपको मिलेगा भी। For thousands of years, natural fiber were the only ones available for making fabrics। हजारों साल पहले जी क्या है से अब तक क्या जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं ये क्या है, एकमात्र ऐसी चीज़ है जिनसे हम क्या है फैब्रिक्स तैयार कर पाते थे, ठीक है। हजारों साल से हमको हमारे पास एकमात्र यही नेचुरल फाइबर्स ही थे जिससे हम फैब्रिक्स, क्लोथ्स तैयार करते थे। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। और कुछ एक सैकड़ों साल बाद से क्या है कि पीछे से हम लोगों ने क्या किया कि केमिकल्स की मदद से भी कुछ फाइबर्स को तैयार करना शुरू किया। Substances which are not obtained from plant or animal source, these are called synthetic fibers।
ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कि ना तो एनिमल से मिलता है और ना ही हमें प्लांट से मिलता है। इस प्रकार के फाइबर्स को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, जिनको हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं, जिनको हम फैक्ट्रीज में केमिकल्स की मदद से सहायता से तैयार करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। अभी आपने देख लिया नेचुरल फाइबर्स किन्हें कहते हैं, तो जो एनिमल और प्लांट से हमको मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। और ऐसे जो भी सब्सटेंस है जो ना हम प्लांट और एनिमल दोनों सोर्स में से कहीं से नहीं प्राप्त होता है, और उनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। सब एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड। आगे हम लोग पढ़ेंगे 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। यहाँ तक हमने देख लिया सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर, प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं, और कुछ हम खुद बनाते हैं जिसका एग्जांपल भी हम जानते हैं। अब चलिए देखते हैं जो ये प्लांट्स फाइबर्स हैं इनके बारे में। सबसे पहले कॉटन को देखते हैं। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प? क्या कभी आपने तेल के दिया तो देखा ही होगा, दीपावली में हम लोग दिया यूज़ करते हैं घरों में, अक्सर पूजा पाठ के टाइम में दिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो दिया जलता है, तेल का दिया जलाया जाता है, उसके लिए कभी आपने बत्ती जो बोलते हैं उसके लिए, है ना, एक देखा होगा उसमें एक रुई का बना के हम लोग विक्स लग देते हैं जिससे कि वो जलता है। ओके, तो क्या आपने कभी विक्स बनाए हैं? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? और इन विक्स को बनाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? This cotton wool is also used for filling mattress, quilts and pillow। तब आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो सभी लोग अलग अलग प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कॉटन वूल का, रुई का इस्तेमाल करते हैं। रुई से हम क्या करते हैं? दिया के लिए बाती बनाते हैं। ओके, और उस बाती को हम दिया में इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से ये जो कॉटन का वूल जो है, ये रुई जो है, इसका इस्तेमाल क्या चीज़ के काम में आता है? तो मैट्रेस बनाने के लिए, गद्दा बनाने के लिए, रजाई बनाने के लिए और तकिया बनाने में भी ये क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है? वो कॉटन वूल का इस्तेमाल होता है, रुई का इस्तेमाल किया जाता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। कुछ थोड़ा सा आप एक कॉटन लीजिए, कॉटन का वूल लीजिए और उसके एक हिस्से को क्या कीजिए, एक किनारे को उसको खींचिएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपको खींचने से क्या मिलेगा? उसको जब खींचिएगा एक छोटे से हिस्से को, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर। तो जब आप खींचेंगे उसको, तो खींचने से जो पतले पतले उसमें से रेसे दिखाई देंगे आपको, वो सब क्या चीज़ के हैं? कॉटन फाइबर्स के बने हुए हैं। ठीक है, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम्स फ्रॉम? अब सवाल ये है कि ये जो कॉटन वूल है ये आता कहाँ से है? तो it is grown in field. Cotton plant are usually grown at places having black soil and warm climate. Right? तो ये कहाँ पे? तो कॉटन का जो ये वूल आता है ये कहाँ पे उगाया जाता है? तो खेतों में उगाया जाता है। ये अधिकांश कॉटन प्लांट से हमको कॉटन मिलता है। और ये कॉटन प्लांट किस एरिया में उगाया जाता है? तो उन एरियाओं में उगाया जाता है जहाँ की मिट्टी काली मिट्टी हो, जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट हो, वैसे जगह में अपने देश में भी उगाया जाता है। और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ब्लैक सॉइल किस एरिया में मिलता है? तो डेक्कन प्लेटू में हमको ब्लैक सॉइल मिलता है और वहाँ का क्लाइमेट भी वार्म होता है। और ब्लैक सॉइल क्या चीज़ के लिए? कॉटन की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो ब्लैक सॉइल में कॉटन को उगाया जाता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप अपने देश के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कॉटन का खेती किया जाता है? तो ये आई थिंक आप बता सकते हैं, ये आपके लिए है, आपको ढूंढना है और बताना है कहाँ से है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। अब ये जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है, फल होता है, जिसको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं, ये बॉल एक नींबू जो होता है लेमन के साइज का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। जब वो मैच्योर हो जाता है, जब वो पक जाता है, तो पकने के बाद में वो कॉटन बॉल फटता है, अपने आप ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है और आप आराम से उसके अंदर बीज और बीज को जो कॉटन ने घेरा है वो सब चीज़ आप इजीली देख सकते हैं। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या कभी आपने किसी एक कॉटन के खेत को देखा है जो क्या चीज़ के लिए? पिकिंग के लिए, चुनने के लिए तैयार हो गया, जिसके कॉटन बॉल्स ब्रस्ट कर गए हैं और उसमें से अब क्या है, उन कॉटन्स को हम पिक कर सकते हैं। तो ऐसे खेतों को कभी आपने देखा है? इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो। तो जब भी आप कभी ऐसे फील्ड में जाएंगे, ऐसे खेत कॉटन की खेतों में जाएंगे जहाँ पर
कॉटन तैयार हो गया है, अब उसकी चुनाई करने की टाइम आ गई है, तो वो जो खेत को आप विजिट करेंगे तो जब उसको देखेंगे तो वो लगेगा ऐसे कि ये जो खेत है इसके ऊपर सफ़ेद स्नो, बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ की तरह एक चादर की तरह सफ़ेद सफ़ेद सब हर जगह आपको दिखाई देगा। ठीक है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। अब जो ये बॉल्स हैं, इन बॉल्स से कॉटन को जो निकालने का, चुनने का काम होता है, ये हाथ से किया जाता है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग। अब जो ये कॉटन फाइबर हमको मिलता है कॉटन बॉल में से, कॉटन को जो हाथ से चुनाई करने के बाद में उनमें से बीजों को छांटने के, फाइबर्स और बीजों को सेपरेट करने का काम है, उसको कॉम्बिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कंघे की तरह बड़े से एक औजार से क्या करते हैं, छांटते हैं, तो बीज अलग करते हैं और फाइबर्स को अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और इस प्रोसेस को, जो कॉम्बिंग है, जिस प्रोसेस से हम सीड और कॉटन फाइबर को अलग करते हैं, इसको कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। याद रखने वाली बात है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। गिनिंग अधिकांशतः मूलतः ट्रेडिशनली इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, बाय हैंड, हाथों के द्वारा किया जाता था, लेकिन आज के डेट में बहुत जगह मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि एक किसान है जो गिनिंग का प्रोसेस कर रहा है। नाउ अगला हमारा नेचुरल फाइबर क्या चीज़ है, जूट, जो प्लांट से मिलता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। अब ये जो जूट फाइबर है, ये जूट फाइबर हमको कहाँ से मिलता है, तो हमको कॉटन बॉल से मिलता है। कॉटन बॉल ब्रस्ट हो जाता है, उसके अंदर से हमको रुई मिल जाती है। लेकिन जूट का फाइबर कहाँ से आता है, तो जूट का फाइबर उसके तने से, स्टीम में से आता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इसकी बुआई कब की जाती है, तो इसकी बुआई बरसात के सीजन में, रेनी सीजन में हम इसकी बुआई करते हैं। जूट पटुआ, पटसन का खेती कहते हैं, इसको पटसन भी कहते हैं, ठीक है, और अपनी भाषा में पटुआ कहते हैं। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। भारत में जूट की खेती, पटसन की खेती कहाँ पर होती है, तो अधिकांशतः मुख्यतः ये वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। और जूट प्लांट की कटाई कब की जाती है, तो जब उसमें फूल आने का समय होता है, उस समय क्या किया जाता है, जूट प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है। The stem of harvested plant are immersed in water for a few days. और काटने के बाद में, कटाई होने के बाद में, जूट प्लांट के स्टीम को, पूरे के पूरे प्लांट को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर कुछ दिनों के लिए दबाकर रख देते हैं। इससे क्या हो जाता है, द स्टीम रॉट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। इससे जो उसके अंदर का स्टीम हो जाता है वो पानी में रहने से सड़ जाता है। सड़ने के बाद क्या हो जाता है कि स्टीम में से फाइबर और स्टीम अलग अलग हो जाते हैं और हम उसको हाथ से उसके फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फिगर एक जूट प्लांट का देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। बहुत लोगों ने अपने घरों में जूट देखा होगा, जूट की खेती करते हुए देखा होगा, हमने तो देखा है। अब आपका हो सकता है आपने देखा हो या ना देखा हो। टू मेक फाइबर ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। हाउ इज इट डन? अब टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। किसी भी फैब्रिक को तैयार करने के लिए, किसी भी वस्त्र को, वो कॉटन का हो या जूट का हो, उसको तैयार करने के लिए हमने पहले ही जाना है कि फैब्रिक्स क्या चीज़ है, फाइबर्स से बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमको कि ये जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर को यार्न में, सूत में बदलना होगा, धागे में बदलना होगा, तभी जाके हम उसकी बुनाई कर सकते हैं। अब बात ये है, क्वेश्चन ये है कि हाउ इट इज़ डन। तो फाइबर्स को सूत कैसे बनाते हैं, धागे में कैसे कन्वर्ट करते हैं और धागे से फैब्रिक्स को कैसे तैयार करते हैं। चलिए इसको हम आगे नेक्स्ट में पढ़ते हैं 3.4 में। आगे है 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न। इसका मतलब हुआ कि सूती धागे की कताई। स्पिनिंग एक प्रोसेस है, कताई एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, कॉटन से यार्न बनाया जाता है, मतलब सूत बनाया जाता है, जिससे वस्त्र बनते हैं, कपड़े बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनता है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। क्या है कि आप भी अपने आप खुद भी क्या कर सकते हैं, सूती धागे बना सकते हैं, कॉटन से सूती धागे बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड।
सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ द अदर हैंड। अब करना क्या है कि करना ये है कि कुछ कॉटन अपने हाथ में, एक हाथ में ले लीजिए, दूसरे हाथ की ये 2 उंगलियां जो है थंब और फोरफिंगर, इससे क्या करना है कि हल्के से एक चुटकी बराबर में, चुटकी में रुई को पकड़ना है, ठीक है। और नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब क्या करना है, धीरे धीरे आपके दूसरे हाथ में जो कॉटन है इसको चुटकी में पकड़ना है और धीरे धीरे उसको खींचना है और खींचते रहना है, और वाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। और जब उसको खींचे तो उसको खींचते हुए क्या करना है, धीरे धीरे उसको ऐंठते भी रहना है, चुटकी में मसल के उसको ऐंठते भी रहना है। तो इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे करते करते लंबा वो होते चला जाएगा, आप खींचते चले जाएंगे और ये धागे का रूप ले लेगा। अब सवाल ये आपको पूछ रहा है कि आर यू एबल टू मेक ए यार्न, क्या आप सक्षम हैं यार्न बनाने में, आप सफल हुए, क्या आपने बना पाया। तो ये एक प्रोसेस है जिससे क्या है हाथ से मैनुअली बनाया जाता है। इसको आप भी करके देख सकते हैं। घर में थोड़ा सा कहीं से रुई मिल जाए आपको तो उस रुई को एक हाथ में ले लीजिए और अपनी चुटकी की मदद से धीरे धीरे उसको पकड़ के थोड़ा थोड़ा खींचते जाइए और उसको ऐंठते जाइए, ठीक है। तो वो आपका एक धीरे धीरे लंबा सा एक सूत धागा बनता चला जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। और यह जो प्रोसेस है जिससे कि फाइबर से यार्न तैयार किया जाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक बहुत बड़े मात्रा में कॉटन वूल को, वो कॉटन वूल में से क्या किया जाता है, धागों खींच करके उनमें से और उनको ट्विस्ट किया जाता है और ट्विस्ट करके क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और इस वजह से क्या होता है, जब उस बड़े से हिस्से में से छोटे छोटे धागे के रूप में निकालते हैं और ट्विस्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सूत का। A simple device used for spinning is a handle spindle, also called तकली। एक साधारण से जो हाथ से जो सूत बनाने का, क्या यार्न बनाने का जो एक साधारण सा डिवाइस है, जिसको क्या कहते हैं हम, इसको हम अपनी भाषा में या इसको कहते हैं तकली। इसका उपयोग करके हाथ से क्या बनाया जाता था, धागे बनाए जाते थे, ठीक है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और दूसरा इसी प्रकार से हाथ से चलाने वाला एक डिवाइस जो स्पिनिंग का काम करता है, कताई का काम करता है, वो है चरखा। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और ये जो चरखा का जो उपयोग है ना, तो चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी, ठीक है। ही इनकरेज पीपल टू वियर क्लॉथ मेड ऑफ homespun yarn and shun imported clothes made in the mills of Britain। और गांधी जी ने सभी लोगों को, भारतवासियों को इसके लिए प्रेरित भी किया था कि क्या करें कि घरों में जो हमारे द्वारा हाथ से बनाए गए जो धागे हैं, इन्हीं के कपड़े हम पहने, और जो ये ब्रिटेन के मिल्स में जो बने हुए बाहर से आयात किए गए कपड़े हैं, इसका बहिष्कार करने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया था। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. Spinning जो ये प्रक्रिया है, कॉटन से यार्न बनाने की जो प्रक्रिया है, ये स्पिनिंग का प्रोसेस है। और ये प्रोसेस क्या चीज़ से किया जाता है, इसको लार्ज स्केल में, बड़ी मात्रा में मशीन के द्वारा इस कार्य को किया जाता है। और जब स्पिनिंग का काम हो जाता है और तागे तैयार हो जाते हैं तो उन तागों से फिर क्या बनते हैं, फैब्रिक्स बनते हैं, जिनको हम वस्त्र कहते हैं, ठीक है। नाउ 3.5 यार्न टू फैब्रिक। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तागे से वस्त्र किस तरीके से बनता है। इससे पहले हमने देखा था कि कॉटन से किस तरीके से तागा बनता है, यार्न बनता है नहीं। और अब यार्न से फिर क्या बनता है, फैब्रिक्स बनते हैं, मतलब तागे से वस्त्र किस प्रकार से बनते हैं। चलिए देखते हैं। There are many ways by which fabrics are made from yarns। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे क्या है कि फैब्रिक्स जो है, वस्त्र को क्या है, यार्न से वस्त्र बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। द टू मेन प्रोसेस आर वेविंग एंड निटिंग। लेकिन क्या है, इतने सारे प्रोसेस में से भी 2 मुख्य प्रोसेस हैं इनकी, क्या है, एक तो बुनाई और एक बंधाई, वेविंग एंड निटिंग। तो पहले वेविंग को जानते हैं कि वेविंग क्या चीज़ है। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट
ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। अभी जो ऊपर हमने एक्टिविटी 2 किया था, जिसमें हमने क्या किया था कि सूत को पकड़ के एक किनारे से खींचा था, यानी एक कॉटन के पीस ऑफ क्लोथ से हमने धागे को पकड़ के एक किनारे से खींचा था, जो वो एक्टिविटी किया था। तो उसने आपने ये नोटिस किया होगा, ये देखा होगा कि ये जो फैब्रिक्स बने हैं ये yarns को एक साथ जोड़ करके बनाए गए हैं। दिस प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ yarns टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। और इस प्रकार से जो दो धागों के समूह को एक साथ जोड़ करके जो बनाने की प्रक्रिया है, इसको वेविंग कहते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप्स। अभी ये वेविंग किस प्रकार से होता है, इसको यहाँ पे पेपर स्ट्रिप में करेंगे और इसी हिसाब से देखेंगे कि उसी प्रकार से आपके कपड़े में भी जब आप देखेंगे तो उसी प्रकार से सेम प्रोसेस से वेविंग का काम होता है। ठीक है, नीचे फोटो भी बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, उस चित्र से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो करना क्या चीज़ है, तो एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। 2 अलग अलग रंगों के कागज़ के सीट लीजिए। ठीक है, कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सीट। अब दोनों जो कागज़ का आपके पास 2 कलर के पेपर्स हैं, इन पेपर्स को स्क्वायर पीस में 30 सेंटीमीटर के लेंथ में और ब्रेथ में इसको स्क्वायर में काटना है। ठीक है, नाउ फोल्ड बोथ द सीट्स इनटू हाफ। अब क्या करें, दोनों को आधे पर से मोड़ दें। ऑन द सीट ड्रॉ लाइन्स एंड एज शोन इन द figure 3.2a and on the other as shown in figure 3.2। करना क्या चीज़ है, उसको फोल्ड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में ए बी है, इस तरीके से लेना है और इनको दोनों को फोल्ड करना है। पेपर को आधे पर से फोल्ड करके और लाइन खींचना है उनमें। ठीक है, कट बोथ द सीट along the डॉटेड लाइन एंड देन अनफोल्ड। अब जहाँ पर निशान लगाया गया है वहाँ से इनको पतली पतली स्ट्रिप में काट लेनी है और काट के उसको खोल देना है। वेव द स्ट्रिप 1 by 1 थ्रू द कट्स इन द सीट ऑफ पेपर एज सोन इन फिगर 3.12। जो फिगर 3.12 दिया गया है उसके अनुसार क्या करें, पट्टियों को एक दूसरे से के साथ में क्या करें, उसको बुने। देख रहे हैं यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं किस प्रकार से बुनाई हो रहा है। ठीक है, ये अमूमन आप लोगों ने अपने घरों में देखा भी होगा किस तरीके से होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी इस पैटर्न में, इनको क्या क्या वेब किया हुआ आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ओके, फिगर 3.12 डी शोज द पैटर्न आफ्टर वेविंग ऑल द स्ट्रिप्स। और जो आपका फिगर 3.12 है ये आपको दिखाता है कि वेविंग के बाद में आपका किस तरीके से सीट दिखाई देगा। ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वेविंग किस तरीके से हो रहा है ना। इन द सिमिलर मैनर 2 सेट ऑफ yarn आर वोवन टू मेक ए फैब्रिक। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से कागज़ के 2 अलग अलग टुकड़ों को बुन करके और कपड़ा बनाया गया, उसी प्रकार से yarn के 2 अलग अलग सेट्स को आपस में जोड़ करके फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं। द yarn आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप। ऑफ कोर्स वेविंग ऑफ फैब्रिक्स इज़ डन ऑन लूम्स। अब ये जो यार्न होता है, ये जो आपको अभी पेपर का जो यहाँ पे हमने जिक्र किया था, देखा था, तो ये यार्न क्या होते हैं आपने देखा होगा, यार्न बहुत ज़्यादा पेपर से भी पतले होते हैं। ठीक है, और ये जो वेविंग का काम है, वेविंग का काम किससे किया जाता है, तो लूम्स में किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, लूम्स कहते हैं। लूम्स में इनको वेविंग का काम, बुनाई का काम किया जाता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। और ये जो लूम्स हैं, ये क्या चीज़, किस प्रकार से लूम्स चलते हैं, ये जो मशीन है, लूम्स एक मशीन का नाम है जिससे बुनाई का काम किया जाता है। और ये मशीन या तो हाथ से चलाए जाते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रिक से, पावर से इनको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो आजकल हैंडलूम्स के बहुत कम इस्तेमाल होता है, हैंडलूम्स के बहुत कम ही चीज़ आ रहे हैं, ज़्यादातर मशीन से ही चलने वाली जो वो कपड़े हैं वो आ जाते हैं। लेकिन फिर भी आप जाइएगा तो आपको हैंडलूम के अलग शोरूम्स मिलेंगे जहाँ पे हैंडलूम से बनाए गए आपको फैब्रिक्स अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, और आपने ये हैंडलूम वर्ड तो अक्सर सुना ही होगा कि हैंडलूम है, नहीं तो हैंडलूम क्या हुआ कि वो हैंड से जो ऑपरेट करके फैब्रिक्स तैयार किए गए हैं, वो इससे पता चलता है कि ये हाथ के द्वारा बनाया गया है। ओके फाइन, अब आगे चलते हैं। निटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटेड। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि स्वेटर की बुनाई किस प्रकार से की जाती है। इन निटिंग ए सिंगल yarn इज यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। फिगर 3.14। अब निटिंग, बुनाई का जो काम है, निटिंग में क्या किया जाता है, एक सिंगल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम ए torn पेयर ऑफ सॉक्स? क्या क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी एक धागे को खींच के देखा है? अक्सर देखा ही होगा, फटा हुआ मोजा आपके पास होता होगा तो ऐसे पकड़ के खींच देते होंगे, है नहीं? कहाँ गया? ए सिंगल yarn गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवेल्ड। और जैसे जैसे आप वो सिंगल धागे को खींचते चले जाते हैं तो खींचते खींचते एक लंबा सा आपके पास हाथ में धागा आ जाता है और क्या हो जाता है, वो जो भी फैब्रिक है वो उभरता चला जाता है, ठीक है। सॉक्स एंड मैनी अदर कॉटन आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। सॉक्स की तरह और भी बहुत सारे ऐसे क्लोथिंग आइटम्स हैं जो क्या है, निटिंग के प्रोसेस से फैब्रिक तैयार किए जाते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। और ये जो निटिंग का काम है दोनों प्रकार से किया जाता है, हाथ से भी किया जाता है और मशीन की सहायता से भी की जाती है। ओके, नाउ पहली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ फाइबर ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। पहले ये जानना चाहते हैं कि आपने कभी ऐसा कोई फैब्रिक देखा है जो कि नारियल के ऊपर के छिलके से बना हो, ठीक है। व्हाट आर दिस फैब्रिक नॉर्मली यूज फॉर, और इन फैब्रिक्स का किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हमने नारियल की रस्सी का नाम आपने सुना होगा और उसको इस्तेमाल भी किया होगा, है नहीं। और उनसे क्या होती है, चटाइयाँ, मैट्स भी बनते हैं, ठीक है। तो इनका नारियल की रस्सी से मैट्स तैयार किए जाते हैं, आपने इसको देखा होगा, है ना। वेविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। और ये वेविंग और निटिंग का जो काम है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो विभिन्न प्रकार के फैब्रिक्स, वस्त्रों को तैयार करने के लिए किया जाता है। दिस फैब्रिक आर यूज फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। और ये जो फैब्रिक्स हैं इनसे वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम तैयार किए जाते हैं, पहनने लायक कपड़े तैयार किए जाते हैं, ठीक है। नाउ आगे है 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथिंग? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? It appears that in those time people used the bark and big leaves of tree or animal skin and furs to cover themselves. तो इससे हमको क्या पता चलता है, एंशिएंट टाइम को जब हम देखेंगे तो हमको पता चलता है कि उस ज़माने के लोग पेड़ों के छाल, बड़े बड़े पत्तों और जानवरों की स्किन, क्या बोलते हैं इनके जो इनके फर्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करते थे अपने तन को ढकने के लिए। ओके, आफ्टर पीपल began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grasses into mats and baskets. जब लोग धीरे धीरे सेटल होना शुरू हुए, वो एग्रीकल्चर करना शुरू किए और कृषि समुदाय में वो लोग बसना शुरू किए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने धीरे धीरे ट्विग्स और ग्रासेस को क्या है मिला करके, घास फूस को मिला करके चटाई और टुकड़ियाँ, बास्केट बनाना उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया। ओके, विनीज एनिमल fleece or hair were twisted together into long strands. पेड़ की जो लताएं थी उनसे, जंतुओं के जो जानवर के बाल थे उनसे, है ना, और इनको क्या है मिला करके और ऐंठन दे करके ऐंठ कर लंबी लंबी लड़ियाँ उन्होंने तैयार की। These were woven into fabrics. और उसके बाद में उनको लड़ी बना के उसके बाद में उन्होंने उससे वस्त्र तैयार किए, फैब्रिक्स तैयार किए। The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga. और जो ये पुराने ज़माने के जो लोग थे हमारे, है ना, पूर्व भारत के जो भारतवासी थे, वो रुई से बने वस्त्र पहनते थे। ये वस्त्र कहाँ पे होता था, तो गंगा नदी के निकट जो भी क्षेत्र थे उसके आसपास के इन क्षेत्रों में क्या है, कॉटन उगाया जाता था, तो उनसे ये बनाए हुए वस्त्र पहनते थे, ठीक है। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर्स। अब एक फ्लैक्स जो है ये भी एक पौधा है, एक प्लांट है जो क्या है नेचुरल फाइबर प्रदान करता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेयर यूज्ड टू मेकिंग फैब्रिक्स। इजिप्ट में, एंशिएंट इजिप्ट में, जो प्राचीन इजिप्ट है, वहाँ पर क्या होता था कि कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स की भी खेती की जाती थी। कहाँ पे, तो नील नदी के किनारे, है ना। और इनसे क्या किया जाता था, फैब्रिक्स तैयार किए जाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। और उस समय के लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, स्टिचिंग क्या होता है ये पता नहीं थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी।
और उस समय लोग कपड़े कैसे पहनते थे, तो वो उनको तो उस समय सिलाई का व्यवस्था पता नहीं था, है ना, तो सिलाई का तरीका नहीं मालूम था, तो वो लोग क्या करते थे, सिंपली अपने शरीर के अलग अलग हिस्से को, भाग को कपड़े से ढक लिया करते थे, लपेट लिया करते थे, है नहीं, जैसे भी हो। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक वेयर यूज, और भी अलग अलग प्रकार के ये जो क्या बोलते हैं, ड्रेपिंग का जो तरीका है शरीर को ढकने का, वो उस समय इस्तेमाल किया जाता था। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ, और जैसे ही सुई की आविष्कार हुआ, जैसे ही सुई का आविष्कार हुआ तो लोगों ने सिलाई करना सीख लिया और सिलाई करके और पहनने के लिए कपड़े तैयार करना शुरू किया, ठीक है। स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेराइटीज सिंस दिस इन्वेंशन, और इस इन्वेंशन सुई के आविष्कार के बाद स्टिचिंग का जो काम था, कपड़ों की बुनाई सिलाई का जो काम था, वो उसमें बहुत सारी वैरायटियाँ आ गई, बहुत सारा तरीका आ गया। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन्स इट्स यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन क्या है, इतनी सारी सिलाई होने का तरीका आ गया और इनमें बहुत सारी विभिन्नता आ गई, लेकिन क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ी जो हम लोग बांधते पहनते हैं, तो वो क्या है, बिना सिले हुए कपड़े का ही डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने में जब सुई का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग किस प्रकार से कपड़े पहनते होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी इन द फूड eating all over our country, a large variety exists also in fabric and clothing items। तो जिस प्रकार से पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार की, बहुत सारे प्रकार के भोजन की परंपरा है, कि मैंने कहने का मतलब है कि हर जगह का अलग अलग भोजन है, उसी प्रकार से क्या बोलते हैं कि अलग अलग एरियाओं में, अलग अलग रीजन्स में भी कपड़े पहनने के भी तरीके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जाके हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है। नाउ कीवर्ड्स में है कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वेविंग और यार्न। तो कॉटन वूल क्या होता है, तो ये क्या चीज़ है, नेचुरल फाइबर है जो हमको कॉटन प्लांट से मिलता है, ठीक है, इसको सूत कहते हैं। फैब्रिक्स क्या होते हैं, तो ये एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है, जिसे क्या है, यार्न की मदद से बनाया जाता है, ओके। उसी तरह से फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वेविंग और यार्न, इनके डिफिनीशन आपको लिख लेने हैं। और तो चलिए समरी देख लेते हैं कि अभी तक हमने इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। देयर इज ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। कहने का मतलब है क्लोथिंग मटेरियल्स जो भी हैं उनमें बहुत सारे फैब्रिक क्या वैरायटीज़ हैं, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल और पॉलिस्टर। ये क्या है, वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। फैब्रिक्स के अलग अलग प्रकार है, कॉटन की फैब्रिक, सिल्क, वूल और पॉलिस्टर, हमने पढ़ा इनको, ओके। फैब्रिक आर मेड ऑफ यार्न विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। अब ये फैब्रिक क्या चीज़ है, यार्न, तो फैब्रिक यार्न से बनता है, और यार्न क्या चीज़ से बनता है, फाइबर्स से बनता है, ओके। फाइबर आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर किसी भी प्रकार का हो सकता है, नेचुरल फाइबर या सिंथेटिक। Cotton, wool, silk and jute are some natural fibers, while nylon and polyester are some example of synthetic fibers। कॉटन, वूल और सिल्क और जो जूट है, ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, ये नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है, जबकि नायलन और पॉलिस्टर ये सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। और ये जो कॉटन और जूट जो फाइबर है, ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमें प्लांट से प्राप्त होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। और जो क्या है कि यार्न बनाने का, फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस है, तरीका है, उसको स्पिनिंग कहते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वेविंग एंड निटिंग। और उसके बाद जब यार्न से फाइबर से यार्न बन जाता है, तो यार्न के से जब फैब्रिक बनाया जाता है, तो वो किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो मेन दो प्रोसेस से बनाया जाता है, वेविंग और निटिंग। तो ये था हमारा लेसन और इसके बारे में हमने विस्तार से जान लिया है। आई थिंक आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और कोई भी चीज़ अगर समस्या है तो वहाँ पर लिखिए, ओके। थैंक यू।